नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विनैतिक क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक खास टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला है, वो है आपका भूकंप। ये भूकंप होता क्या है, भूकंप कैसे आती है और इसका पूर्वानुमान या भविष्यवाणी हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, इन सारी चीजों के बारे में आप लोग को बताने वाला है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए और देखिए भूकंप के बारे में सारी जानकारी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग भूकंप, यानी इसको बोलते हैं अर्थक्वेक। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों कि भूकंप है क्या चीज। तो हम सभी आप लोग को समझा देना चाहता हूं, ये जो अर्थ है हमारे पृथ्वी के भूपटल पर कृत्रिम या प्राकृतिक ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से जो हमारे पृथ्वी के ऊपर कंपन होती है वही आपका भूकंप है। तो ये भूकंप आने से पहले क्या होता है, हमारे क्षेत्र में रेडन गैस की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके चलते जितने सारे भी छोटे पंछी होते हैं वो सारे भागने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। तो हम लोग समझ जाते हैं हमारे यहाँ पर भूकंप आने की संभावना है। और ये ज्यादा पहले हम लोग को अनुभव को पता नहीं चलता दोस्तों, ये बहुत कम समय में आपका 2-3-5 सेकेंड 2-3-5-10 मिनट पहले ही या 2-5 मिनट पहले हम लोग को इसका अनुमान पता लगा। जब तक हम लोग अपने को सुरक्षित कर पाए तब तक हम लोग का भूकंप आ जाती है, इसीलिए हम लोग इसका अच्छा से हम लोग उसको अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाते, जान माल के नुकसान को भी हम लोग नहीं बचा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, आप लोग को समझा देना चाहता हूं, हमारे जो ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, ये कुल 27 प्लेटों से ये निर्मित है। इसमें जब प्लेट आपस में अभिसरण या अपसरण जो होने लगते हैं, जो अभिसरण होता है यानी दो प्लेट आपस में जो टकराते हैं, टकराने के फलस्वरूप क्या होता है, वो मुड़ जाता है। मुड़ने पर किसी भी चीज का एक सीमा होती है, जब वो सीमा हद से पार हो जाती है तो मुड़ की स्टेप से आपका उठ जाता है ऊपर। जैसे हम लोग के हिमालय वगैरह का निर्माण भी आपका उस तरह प्लेट के मुड़ने पर ही हुआ है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसमें जैसे ही आपके स्टेप से आपका मुड़ने लगता है पर्वत, आपका हो जाता है बहुत सारे जी निर्माण हो जाते हैं। तो उस टकराने के फलस्वरूप ही स्टेप से जब मुड़ते हैं उसी में एक हमारे धरती पे कंपन आने लगती है, एक अजीब सी घटना होने लगती है, कंपन आने लगती है, उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। और भूकंप के दौरान एक टाइप की ऊर्जा निकलती है दोस्तों, और उस ऊर्जा को हम लोग अत्यस्त ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और ये इसी को हम लोग आपका सिस्मिक किरण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, खासतौर पर यही होता है कि रेडन गैस की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है हमारे वायुमंडल में, और वो हमको ज्यादा पहले पता नहीं चलता है, 2-5 मिनट पहले हमको मालूम चलता है। तो 2-5 मिनट अगर पहले हम लोग को मालूम चल रहा है, उसके बाद हम लोग अपने आप को नहीं बचा पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये समझ गए भूकंप क्या है और कैसे आते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं भूकंप की उत्पत्ति कहाँ होती है, उसका कहाँ पर ज्यादा विनाशकारी घटना होती है। तो चलिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आपका भूकंप यानी अर्थक्वेक। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, ताकि भूकंप के बारे में हर तरह की छोटी बड़ी घटना या हर तरह की जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो जैसे होता है आपका भूकंप एक्चुअली क्या है, मान लीजिए ये अर्थ है, मान लीजिए ये आपका अर्थ है, अर्थ के अंदर यानी अर्थ के किसी भी जगह पे हम लोग का अंदर पे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपका भूकंप आ गया, आपका इसका उत्पत्ति होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकास के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जानते हैं आपका इसका उत्पत्ति बिंदु जिसको कहते हैं, इसको फोकस। इसको ये क्या होता है, भूकंप एक टाइप का ऊर्जा है। ये ऊर्जा क्या होता है, किसी भी तरह आपका फैलता है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये हम लोग का धरती है, मान लीजिए ये हम लोग का पृथ्वी आपकी सतह है, ये सतह है पृथ्वी की सतह है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ये किरण जाके इस टाइप से तरंग दिखा के इसमें टकराती है। जहां पर हमारे धरती पर ये किरण टकराती है, इस टाइप से हम किरण दिखाना चाहेंगे, ये जो हमारे धरती पर टकराती है इसको कहते हैं अधिकेंद्र। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। अधिकेंद्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इपीसेंटर कहा जाता है। ठीक है,
तो इससे जो इस टाइप से तरंग का यहाँ पर निकलते हैं, तो ये तरंग हमारे 3 तरह के तरंग का हम लोग अवलोकन करते हैं, हम लोग जानते हैं, हमारे भूगोलवेत्ताओं ने 3 तरह के खोज किए। ये सबसे ये क्या है, एक को दिए देते हैं पी यानी प्राइमरी तरंग, दूसरा को दिए देते एस यानी सेकेंडरी तरंग, और तीसरा को दिए देते एल यानी लव तरंग। तरंग यानी वेव, ये प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, ये लव वेव। तो ये क्या है आपका, एक एक करके अभी हम लोग समझेंगे ये तरंग किस टाइप से हमारे धरती पर आते हैं, हम लोग को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा के चले जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ता हूं इसमें। तो सबसे इसमें अभी तक के में हम लोग यही जाने कि पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम अवकाश कहते हैं। उसके बाद हमारे धरती पर जहां पर फास्ट टकराते हैं उसको हम लोग अधिकंत यानी एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। तो आगे बढ़ता हूं। तो आगे हम लोग देखेंगे अभी ये जो तरंगे हैं, 3 टाइप के जो तरंगे हैं, आपका प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग या लव तरंग। तो ये जो 3 टाइप के तरंग है इसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, ये ई तरंग, ई वेव, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी वेव के नाम से भी जानते हैं। एक होता है आपका एस वेव, इसको हम लोग सेकेंडरी वेव के नाम से जानते हैं। और एक होता है आपका एल वेव, इसको हम लोग लव वेव या एल वेव के नाम से जानते हैं। चलिए, तो यही जो 3 तरंग है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये जो 3 तरंग है, ये 3 तरंग मैंने क्या कहा, जैसे ईपी सेंटर में हम लोग आकर टकराती तरंग टकराती है, प्रत्यक्ष तरंग जैसे ईपी सेंटर में टकराती है, ऐसे जरूरी नहीं ऊपर ही आता है, ये चारों तरफ तरंगे फैलती है। लेकिन चूंकि हम लोग पृथ्वी के सतह पर है इसीलिए हम लोग को उसी का अंदाजा ज्यादा मिलता है, और वही हम लोग को ज्यादा हम लोग को समझने को और समझाने को ज्यादा हक बनता है। तो चलिए अभी हम लोग को जो है इसको हम प्राइमरी तरंग कहेंगे, प्राथमिक तरंग इसको बोलते हैं, प्राथमिक तरंग इसको बोलते हैं द्वितीयक तरंग के नाम से जानते हैं, और इसको जो बोलते हैं एल तरंग यानी लव तरंग के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका स्पीड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका स्पीड क्या होता है। तो ये जो तरंग है पी तरंग, इसकी स्पीड सबसे अधिक होती है, मतलब ये होता है इसका स्पीड 6 किलोमीटर/सेकंड की स्पीड से ये आती है, यानी हमारे धरती पर आके टकराते हैं, हमारी धरती के जो ऊपरी सतह है उस पर आके टकराते हैं। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड है आपका 3 से 4 किलोमीटर/सेकंड की स्पीड से हमारे धरती पर आके टकराते हैं। अगर हम लोग लव तरंग की बात करें तो इसकी स्पीड होती है 1 से 1.5 किलोमीटर/सेकंड की स्पीड से हमारे धरती पर आकर टकराते हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं ये क्या है, इसकी स्पीड सबसे अधिक है, मतलब सबसे पहले हमारे धरती के जो सतह है यही तरंग आकर टकराते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी वेव क्या है, ये इसके स्पीड के अनुसार इसके हम लोग समझ रहे हैं, ये तरंग जो है हमारे धरती की सतह पर ये दूसरी सबसे जल्दी आने वाले तरंग है या टकराने वाली तरंग है, और सबसे पीछे यानी सबसे देरी में कौन सा तरंग आएंगे, यानी लव तरंग यानी एल तरंग। लव तरंग इसीलिए नाम दिया गया है, इसको एचडी लव ने इसका खोज किया है, इसीलिए इस तरंग का नाम दिया है एल वेव यानी लव तरंग के नाम से हम जानते हैं। चलिए आगे चलता हूं। अभी मान लीजिए हम क्षति की बात करता हूं, अगर हम क्षति की बात करता हूं तो सबसे क्षति अगर देखने को मिलेगा, इसमें सबसे कम क्षति देखने को मिलता है, सबसे कम क्षति देखने को मिलता है, मतलब जो प्राथमिक तरंग है इसमें सबसे कम क्षति हम लोग को ये आते सबसे जल्दी, लेकिन ये क्षति हम लोग को नहीं के बराबर, हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं उतना।
ठीक है। अगर इसमें हम क्षति की बात करते हैं, इस तरंग के में हमारी क्षति क्या है, तो ये औसत क्षति होती है। मतलब क्षति औसत हम लोग देखेंगे इसके, इसमें क्षति मतलब जी ज्यादा कम भी नहीं और ज्यादा आपका ज्यादा क्षति भी इसमें नहीं होती है। जबकि लव तरंग अगर एल वेव की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है, इसमें सर्वाधिक क्षति होती है। तो दोस्तों आप सभी को समझा देना चाहता हूं, ये जो एल तरंग है ये क्या है, सर्वाधिक क्षति वाले तरंग है। तो यही जो तरंग आते हैं सबसे लेट में, लेकिन हमारे धरती में पूरा विनाशकारी रूप लेके आते हैं और पूरे को झकझोर करके आपका रख देता है। तो यही इसका है क्षति वाला ये। अगर हम बात करता हूं कि प्राइमरी वेव किन किन अवस्थाओं में आपका संचरण करती है, तो ये क्या है, इसका संचरण जो है, संचरण ये होता है ठोस में भी जा सकता है, ये द्रव में भी जाता है और साथ ही साथ गैस में भी ये तरंग संचरण करते हैं। जबकि सेकेंडरी वेव की अगर बात करता हूं तो ये संचरण कहाँ होते हैं, ये होते हैं आपका ठोस में तो संचरण करते हैं लेकिन द्रव में संचरण नहीं करते हैं। ठीक है, ये ठोस में संचरण करते हैं लेकिन द्रव में संचरण आपका नहीं करते हैं। अगर इसमें इसकी संचरण की बात करता हूं, ये संचरण की अगर बात करता हूं, ये क्या होता है, ये हमारे धरती के ऊपरी सतह पर ही संचरण करता है। ये हम लोग का ऊपरी सतह पर संचरण करते हैं। इसीलिए अगर हम बात करता हूं इसको हम लोग धरातलीय तरंग के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग प्राथमिक तरंग कहे इसको द्वितीयक तरंग कहे, इसी टाइप से इसको हम लोग धरातलीय तरंग कह सकते हैं, धरातलीय तरंग के नाम से जान सकते हैं। तो इसी टाइप से हम लोग अभी देखते हैं और देखते हैं कुछ कंडीशन ऐसा देखते हैं। ये जो दोस्तों प्राइमरी वेव है, ये जो आपका पी वेव है, इसमें होता क्या है, इसमें आपका होता है ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है। ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है दोस्तों। ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या होता है, ये अनुदैर्घ्य, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य। ये ध्वनि की भांति ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। जबकि अगर सेकेंडरी वेव की बात करता हूं तो ये क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये प्रकाश की भांति ये होता है, अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है, आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। और ये जो है दोस्तों, ये तो हम जानते हैं, ये धरातलीय तरंग के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है, ये भी आपका अनुप्रस्थ ही होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से कौन सा तरंग में कौन सा गुण आपका विद्यमान है। तो इसी क्या द्वितीय तरंग को हम लोग गौण तरंग के नाम से भी जानते हैं, गौण तरंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये गौण तरंग क्या है, ये हम लोग कहीं द्वितीय तरंग को ही आपका गौण तरंग के नाम से भी जानते हैं। अभी आगे आते हैं। अभी अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो इसमें होता है आपका ये जो प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी आपका वेव है, और जो आपका एक लव तरंग है, इसमें क्या होता है, ये जो होता है ना, ये इस टाइप से आपका छोटे छोटे इस टाइप का तरंग आपको दिखाई देंगे। इसका जो ऊंचाई है ये थोड़ा काफी ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, ये थोड़ा लंबा होगा। और इसका जो है ये ऊंचाई भी होगा ज्यादा आपका डिस्टेंस भी लेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करता हूं इसका आवृत्ति की बात करता हूं, तो आवृत्ति मतलब क्या देखेंगे, इसमें संख्या की बात करूंगा। तो संख्या क्या होता है, ये होता है सबसे ज्यादा संख्या में हम लोग को ये तरंग देखने को मिलता है। अगर इसका आवृत्ति सबसे ज्यादा होगा, अगर इसकी आवृत्ति की बात करता हूं, इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगा, तो इसकी आवृत्ति को अगर हम इस टाइप से देखेंगे तो क्या होगा, औसत होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, औसत होगा।
और अगर इसकी आवृत्ति की बात करता हूं, इसकी आवृत्ति की अगर बात करता हूं तो क्या हो जाएगा आपका सबसे कम, सबसे कम। तो इस तरह से हम क्या देखें, जब प्राइमरी वेव है इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा, जब द्वितीयक तरंग की बात करता हूं तो इसकी आवृत्ति औसत हो जाएगा, और जब लव तरंग की बात करता हूं तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से मैं इधर लिखता हूं अगर इसी टाइप से अगर एल वेव, एस वेव और पी वेव की ओर बात करता हूं, मान लीजिए तरंग दर, तरंग दर होगा क्या, तरंग दर का मतलब होता है दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सबसे कम। सबसे कम का मतलब क्या है, इन दोनों तरंग से इसकी दूरी कम होती है, ये तरंग की दूरी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर इसमें तरंग दर की बात करता हूं, इसकी अगर तरंग दर की बात करता हूं, ये क्या हो जाता है, औसत होता है। अगर इसमें तरंग दर की बात करता हूं, तरंग दर की बात करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सबसे कम हो गया, औसत हो गया, ये हो जाएगा सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा का मतलब क्या हुआ, इन दोनों तरंग से ये कि इसके तरंग दर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर आयाम की बात करता हूं, आयाम का मतलब यहाँ पर क्या है, ऊंचाई की बात करता हूं, अगर ऊंचाई हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा। अगर इसकी आयाम की बात करता हूं, ये इसकी आयाम क्या हो जाएगी, आपका औसत ही रहेगा। अगर इसकी आयाम की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, आपका सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे ये तीनों तरंग, एल तरंग, पी तरंग और एस तरंग, तरंग की किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक, किस तरह की इसकी विशेषताएं पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अभी आगे चलता हूं अभी देखता हूं भूकंप आने के कुछ कारण समझता हूं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि भूकंप के कारण क्या है, किस कारण हमारे धरती पर भूकंप आती है, इसका पूर्वानुमान हम लोग को कैसे पता चलता है और हम लोग उसको कैसे जानते हैं। तो चलिए अभी हम लोग हेडिंग देते हैं भूकंप के कारण। भूकंप के कौन कौन से कारण हैं इसके चलते हमारी धरती कांप उठती है। तो हम सभी जानते हैं भूकंप के मोटा मोटी जो कारण होते हैं, एक होता है आपका नवीन बलित पर्वत, नवीन बलित पर्वत, नवीन बलित पर्वत के तल के कारण। ठीक है, नवीन बलित पर्वत तल के कारण भी हम लोग का भूकंप, ये भी सबसे महत्वपूर्ण कारण में माना जाता है। दूसरा कारण है आपका कि प्लेट के विनाशी कगार, विनाशी कगार। इसका मतलब क्या है, हम सभी जानते हैं कि हमारे धरती के अंदर वो बहुत सारे आपका प्लेट है, वो ये आपस में क्या होता है, अभिसरण या अपसरण की क्रिया होता है। अभिसरण ये क्या होता है, कगार कभी कभी अभिसरण होने लगता है और कभी कभी आपका अवसरण होने लगता है, अवसरण होने लगता है। अभिसरण का मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक आपका प्लेट है, दूसरा प्लेट क्या है, ये आपका दूसरा प्लेट है। ये क्या होता है, इधर भी आगे जाएगा, ये भी इसी के ओर आगे आएगा। मतलब एक दूसरे के नजदीक जब प्लेट आने लगते हैं तो ये टकरा जाते हैं, ये मोड़ जाते हैं, इस तरह से मुड़ के उठ जाता है, उसी को हम लोग कहा जाता है अभिसरण के नाम से जानते हैं। और अभिसरण क्या है, क्योंकि जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो काफी हम लोग का क्षति पहुंचाते हैं, इसीलिए इसको डेंजर, बहुत इसको हम लोग डेंजर कहेंगे, डेंजर घोषित करते हैं। और अगर अवसरण की बात करते हैं तो ये दोनों प्लेट जब आपस में दूर हटेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं अवसरण हो रही है। तो ये क्या है, ये नॉर्मल चीज है, ये उतना ज्यादा हम लोग के विनाशकारी नहीं होते हैं। तीसरा जो कारण है भूकंप के, जो तीसरा कारण वो मानव जनित कारण हम कह सकते हैं। मानव जनित कारण, मानव जनित कारण क्या है, मानव जनित कारण क्या, हम लोग जो कुछ भी अपने आपका वातावरण को जो दूषित कर रहे हैं, कुछ नहीं होने पर भी हम लोग अपना जो आपके डेवलपमेंट के नाम से बहुत कुछ को पेड़ वगैरह को काटते चलते हैं, भूमि को काटते हैं, हम लोग पत्थर को तोड़ते हैं, कहीं ना कहीं ये सारे कारण हम लोग के क्या है, भूकंप के कारण बन जाते हैं।
तो भूकंप आने के कारण हम लोग का भूकंप क्यों आते हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मुख्य कारण के तौर पर हम लोग इतना समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम लोग देखेंगे भूकंप कहाँ कहाँ पर ज्यादा आते हैं। भूकंप के कौन कौन से ऐसे पेटी है, बेल्ट है, जहां पर अक्सर भूकंप के झटके हम लोग को नजर आते हैं, झटके महसूस किया जाता है। तो इसका अभी हम लोग देखते हैं भूकंपीय पेटी के बारे में पढ़ेंगे। भूकंपीय पेटी क्या देखेंगे, भूकंपीय पेटी। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, ये जो भूकंपीय पेटी है, ये भूकंपीय पेटी मोटा मोटी हम लोग इसको 3-4 भागों में हम लोग इसको बांटेंगे। तो सबसे पहला जो इसका भाग है, और ये सबसे ज्यादा जो विनाशकारी भूकंप आते हैं और अक्सर हमेशा भूकंप आते रहते हैं, वो है आपका 1 नंबर हम लिखेंगे अशांत महासागरीय पेटी। अशांत महासागरीय पेटी, तो महासागरीय आपका पेटी। तो दोस्तों आपको समझा देना चाहता हूं कि ये जो महासागरीय पेटी है, इसमें हमारे पूरे भूकंप का 63% भूकंप इसी पेटी के अंतर्गत आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि 63% ये बहुत ही अधिक मात्रा में जो भूकंप आती है वो कहाँ आती है, आपको महासागरीय पेटी में आते हैं। और ये महासागरीय पेटी में किस टाइप के होते हैं, इसमें भी क्या होता है, अभिसरण की क्रिया होती है। 2 प्लेट आपस में टकराते हैं, अभिसरण की क्रिया होती है। अभिसरण की क्रिया होने के फलस्वरूप क्या होता है, हमारे प्लेट आपस में टकरा के मुड़ जाते हैं, ये उस टाइप के, इसीलिए हलचल पैदा हो जाती है और हमारी धरती कांप उठती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका अशांत महासागरीय जो आपका पेटी है, मोटा मोटी मान के चलिए ये आपका अमेरिका है। अमेरिका की ये वाला भाग अगर हम लोग मैप के तौर पर लेंगे, मैप को अगर खोलते हैं, ग्लोब को अगर इस तरह से हम लोग बीच में काट कर 2 इस टाइप से अलग हिस्सा में तोड़ देंगे तो इस टाइप हो जाएगा। और फिर इधर एक हिस्सा इसका आ जाएगा, इधर एक हिस्सा मोटा मोटी मान के चलिए, इधर आपको एक हिस्सा दिखने को मिलेगा अशांत महासागर का। तो ये वाला जो बेल्ट है, इसमें सबसे अधिक भूकंप की क्रिया महसूस होती है, उसके झटके यहीं पर आपका 63% भूकंप की क्रिया हम लोग को देखने को मिलता है। तो आपको समझा देते हैं कि ये जब भी हम लोग का भूकंप आते हैं, इसके इस जगह पे कभी कभी हम लोग को क्या देखने को मिलता है, इसमें इस टाइप से आपके चारों तरफ इस टाइप से आपको भूकंप के झटके महसूस होता है और भूकंप आपका ज्वालामुखी क्रिया होते रहती है। और इसी टाइप से हम लोग का एक बलय के रूप में ये चारों साइड रिंग के टाइप का बन जाता है। इसीलिए इस रिंग को हम लोग कहा जाता है, मुगल वेत्ता ने इसका नाम दिया है रिंग ऑफ फायर। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अग्नि बलय के नाम से जानते हैं। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अग्नि बलय किस पेटी के अंतर्गत आते हैं, तो हम लोग कहेंगे अग्नि बलय किस पेटी में देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे कि अशांत महासागर पेटी में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए जाते हैं और उसी सागर में ही हम लोग को अग्नि बलय देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलता हूं। इसका दूसरा जो है आपका वो है आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी। दूसरा जो इसका खासम खास जो पेटी के अंतर्गत आता है, जहां पर उसमें भी बहुत अधिक भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, तो वो है आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो हम देखते हैं अभी मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी जो है महाद्वीपीय पेटी, तो ये जो मध्य महाद्वीपीय आपका पेटी है, इसका नाम मध्य महाद्वीपीय पेटी क्यों पड़ा, तो चूंकि ये महाद्वीप के जो है आपका बीचों बीच से होकर गुजरी। जैसे हम कहेंगे ये मान लीजिए हम लोग का भारत अगर हो गया, आपका भारत हो गया, इस टाइप से हम भारत का नक्शा मोटा मोटी इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम दिखा रहे हैं। तो इसके जो तलछटी से होते हैं इस टाइप का जो जोन है, ये जो जोन है इस टाइप से जो जोन गुजरी है, ये आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी। इधर एशिया महाद्वीप के बीचों बीच से होकर इसकी चीरते हुए ये पेटी आपको गई है। मतलब इसी टाइप इस जगह पे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसी को हम लोग इसीलिए, क्योंकि महाद्वीप के बीचों बीच है, इसीलिए मध्य महाद्वीपीय पेटी के नाम से जानते हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो मध्य महाद्वीपीय आपका पेटी है, ये खास तौर पर ये जो हिमालय के तलछटी वाला हिस्सा है, उसमें अधिकतर हमेशा भूकंप आप लोग को देखने को मिलता है। इसीलिए तीसरा जो है इसका आपका दूसरा जो आपका पेटी आता है, ये क्या है आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी कहलाएगा।
तो इसमें भी क्या होता है दोस्तों, इसमें भी अभिसरण की क्रिया होती है। इसमें भी क्या होता है, अभिसरण की क्रिया होती है। तो अभिसरण की क्रिया होती है, ये दो प्लेट आपस में टकराते हैं, टकराने के फलस्वरूप क्या होता है, भूकंप के झटके महसूस होते हैं। और ये अभिसरण के फलस्वरूप क्या होता है, हमेशा जो अफ्रीकन 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 प्लेट है, अफ्रीकन जो आपका प्लेट है, वो क्या करता है, हमेशा यूरोपियन प्लेट को धकेलते रहता है। यूरोपियन अफ्रीकन प्लेट, यूरोपियन जो प्लेट होता है उसको धकेलता रहता है। और हमारे जो एशियन, आपका एशियन प्लेट है, इंडिया का इंडियन, आपकी इंडियन प्लेट है, इंडियन जो आपका प्लेट है वो क्या करता है, एशियन प्लेट को धकेलता रहता है। एशियन प्लेट को धकेलता रहता है। तो अफ्रीकन प्लेट धकेलते धकेलते ये क्या हो जाएगा, आपका पठार का रूप दे दिया। और ये हमारी इंडियन प्लेट भी क्या होता है, अभिसरण के फलस्वरूप धकेलते धकेलते क्या हो गया, एशियन प्लेट का रूप दे दिया। जो कि इसके चलते हम लोग का क्या बना, माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ है। माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ है। आप सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। लेकिन ये पहले था, धीरे धीरे ये भी आपका बढ़ते जा रहा है। एक दिन कुछ सालों बाद ऐसा आएगा ये 8,850 मीटर का आने लगेगा। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से भूकंपीय पेटी के चलते वो कहां कहां पर सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। चलिए, इसका अभी तीसरा पेटी के बारे में जो जिक्र करूंगा वो है दोस्तों आपका, ये तो हो गया आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी। तीसरा जो पेटी है वो है आपका मध्य अटलांटिक पेटी। वो क्या है आपका, मध्य अटलांटिक पेटी। ये तीसरा पेटी जो है दोस्तों वो है आपका मध्य अटलांटिक पेटी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मध्य अटलांटिक पेटी है दोस्तों, इसमें अभिसरण की क्रिया नहीं होती, दो प्लेटों के बीच अभिसरण नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अवसरण होता है। ये क्या होता है, अवसरण होता है। तो अवसरण होने के फलस्वरूप क्या होता है, जब दो प्लेट आपस में दूर भागेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां से उसके नीचे जो मैग्मा रहता है, धधकता हुआ जो मैग्मा है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर उठने की कोशिश करेगा। जैसे ऊपर उठता है वो तो ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। वो किस रूप में आता है, ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। जब ज्वालामुखी का आपका रूप ले लेगा तो उसका धीरे धीरे उसका मैग्मा पूरा बाहर धधकता हुआ निकल जाएगा और लावा के रूप में आके बिखर जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो मध्य अटलांटिक पेटी है, अटलांटिक मतलब क्या है, अटलांटिक सागर, ये इधर है आपका यूरोप और इधर है आपका ये क्या बोलते हैं, एक मिनट मोटा मोटी हम दिखा दे रहे हैं। इधर है आपका अमेरिका, इधर है आपका यूरोप वाला हिस्सा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये मान के चलिए ये आपका यूरोप वाला हिस्सा है। तो इसके बीचों बीच जो इधर आपके एशिया वाला है, इंडिया है, ये इंडिया वाला जो है ये इंडिया, इसके बीचों बीच है आपका इस टाइप के एस टाइप का आकृति में जो है ये क्या है आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में जब आपके इस टाइप से अवसरण की क्रिया होती है, ज्वालामुखी आपका विस्फोट देखने को मिलता है, तो क्या होता है इसके, ये तो आपका पानी है सॉरी, तो पानी में जैसे ही आपका ज्वालामुखी क्रिया होगी तो उसमें धधकता हुआ मैग्मा जैसे ऊपर आ जाए, पानी के संपर्क में आ जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होकर वहां पर क्या होता है, जम जाता है। जब वहां पर जम जाता है, अंदर में जब समुन्द्र में उस जम जाता है तो चट्टान बन जाता है, पहाड़ बन जाता है, बड़े बड़े पहाड़ का निर्माण हो जाता है। तो वहां पर देखा गया है कि बहुत सारे पहाड़ का निर्माण उस अटलांटिक महासागर में इस टाइप से ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप बनी हुई है हुआ है। तो उसके बीचों बीच मान लीजिए ये आपका पहाड़ है, ये आपका एक पहाड़ है, ये भी आपका एक पहाड़ है। इसके बीचों बीच जो खाली जगह रहता है उसको हम लोग रिज या कटक के नाम से जानते हैं। रिज या कटक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आप समझ गए रिज। ये भी आपका क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन आता है, काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो बोलेगा ये रिज या कटक हमारे क्या भूकंपीय पेटी के किस पेटी के अंतर्गत देखने को मिलता है।
तो हम लोग का अटलांटिक मध्य अटलांटिक पेटी जो है, इसमें हम लोग का क्या रिच या कटक काफी मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो भूकंपीय पेटी है, इसका चौथा जो पेटी है वो है आपका, वो चौथा जो हम पेटी का बात जिक्र करेंगे तो वो हो जाएगा आपका अन्य छोटे मोटे पेटी। ये चौथे पेटी की जो बात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अन्य छोटे पेटियां, अन्य छोटे पेटी। तो अन्य छोटे जो पेटी है इसके अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसा पेटी है जो भूकंप के झटका काफी वहां पर सक्रिय रूप में देखने को मिलता है। तो जैसे कुछ में नाम लेना चाहता हूँ, इसमें भी क्या होता है, इसके प्लेट में भी अभिसरण की क्रिया होती है। और कुछ जैसे एक हो गया आपका फूका प्लेट, आपको फूका प्लेट है, ठीक है, ये क्या है, यूएसए मान के चलिए यूएसए में। दूसरा क्या है, नाजका प्लेट है, नाजका प्लेट है। तीसरा क्या है, कोकोस प्लेट है, कोकोस प्लेट है। चौथा क्या है आपका क्या बोलते हैं, अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकियन प्लेट है। पांचवा क्या है, अगर पांचवा की बात करता हूं तो हो जाएगा आपका सुंडा प्लेट, दक्षिणी चीन सागर में है आपका सुंडा प्लेट, सुंडा प्लेट। या तो फिर हम लोग कह सकते हैं आपका सुंडा प्लेट हो गया, फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट। इस तरह से बहुत सारे प्लेट है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। ये सारे छोटे प्लेट तो दिखते हैं लेकिन यहाँ पर भी पूरा विनाशकारी आकार का रूप ले लेता है और काफी भूकंप के झटके इसमें भी देखने को मिलता है। आप सभी जानते होंगे कि हमारे भारत में भी जब 26 जनवरी 2001 में जब भूकंप आया था तब हम लोग झंडा फहरा रहे थे, तो उसी टाइम भूकंप की क्रिया काफी हम लोग को देखने को झटका महसूस किया गया, देखने को मिला है। तो इस तरह से हम लोग के ये क्या हो गया, अन्य छोटे पेटी के तौर पर ये आते हैं। उसके बाद इसके जो पांचवा पेटी है, आपको 5 नंबर जो पेटी है वो है आपका ये क्या बोलेंगे उसको, अंटार्कटिका पेटी। ठीक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में आप लोग समझ ही रहे हैं, उसमें हम लोग का ज्यादा भूकंप के झटका नहीं महसूस कर, क्योंकि हम लोग का जीवन वहां पर नहीं है, पूरा आपका बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगा, वहां पर किसी भी तरह के उस टाइप से जीव नहीं रहते हैं। इसीलिए इसमें कुछ खास इसमें हम लोग का कुछ असर नहीं होता है। इसमें भी आपका क्या बोलते हैं आपको भूकंप के झटके महसूस होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, और वहां पर मनुष्य वगैरह नहीं रहते हैं तो उसका हम लोग उसका उतना असर हम लोग को नहीं कर पाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ गए कि भूकंपीय पेटी हमारे किस तरह से हम लोग को भूकंपीय पेटी को दर्शाते हैं और उसके समझ में अच्छी जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए आगे चलता हूँ। अभी हम लोग देखूंगा थोड़ा सा, ये तो हो गया आपको भूकंपीय पेटी। तो भूकंपीय पेटी में अगर भारत की बात करता हूँ, अगर भारत की इंडिया की बात करता हूँ तो भूकंपीय जो ये जो जोन है, अभी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं भूकंपीय जोन, भूकंपीय जोन के बारे में देखता हूँ। तो भूकंपीय जोन कितना से 1 से लेके आपका 5 तक आपका भूकंपीय जोन है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, अभी 1 और 2 को एक ही जैसा मान दिया गया है, इसलिए 4 भूकंपीय पेटी हम लोग देखने को मिलता है, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मान लो कि ये है आपका 1 नंबर, 1 2 3 4 5 इस टाइप से है, 1 2 3 4 5। ये जो है ये किसी काम का लिए नहीं, ये दोनों मिलाकर भी उसको 1 कर दिया। मतलब भूकंप की तीव्रता के अनुसार भूकंपीय जोन को मापा गया है, कहां पर किस तीव्रता वाले भूकंप आते हैं और हमेशा कहां पर के आते हैं, उसके अनुसार भूकंपीय जोन का बंटवारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग 3 4 और जो 5 है, जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाएगा हम लोग का आपको विनाशकारी आकार का रूप ले लेता है। ये हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इधर आते आते सबसे ज्यादा जो 5 नंबर वाले जोन है उसमें सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं और अधिक से अधिक वहां पर सबसे ज्यादा जान माल की क्षति वहीं पर होती है। तो वाला एरिया क्या होगा, इंडिया में अगर कहेंगे हिमाचल वाले एरिया हो जाएगा,
जैसे आपका क्या सिक्किम वाला एरिया हो जाएगा। इस तरह का जो हिमालय का तलछटी वाला हिस्सा है उसमें आप लोग का क्या हो जाएगा 5 नंबर वाला यानी भूकंप के झटके का बहुत काफी असरदार होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये जो भूकंप हम लोग का होता है इसमें कुछ मापने का यंत्र होते हैं। कैसे मापते हैं भूकंपीय तीव्रता को कैसे मापते हैं? तो भूकंपीय तीव्रता को मापने का जो एकमात्र मतलब और सब बहुत सारा मापन शैली है, स्केल है, उसमें से एक शैली आपका स्केल है वो है आपका सिस्मोग्राफ से हम लोग उसको दर्शाते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र क्या कहेंगे? सिस्मोग्राफ कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भूकंप को जो तीव्रता को मापे जाते हैं उसके कुछ कुछ खास स्केल होते हैं, कुछ पैमाने होते हैं। उन स्केल के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये जो स्केल होते हैं भूकंप मापी स्केल, यहाँ पर लिख देता हूं भूकंप मापी स्केल। ये जो भूकंप मापी स्केल है इसमें से सबसे पहले जो इसके यूज किया जाता था वो था आपका फेरल। तो आप सभी जानते हैं हमारे विज्ञान दिनों दिन तरक्की करते जा रहा है, अलग अलग यंत्र का आविष्कार कर रहा है, अलग अलग स्केल मापक शैली का आविष्कार कर रहा है। इसीलिए पहले था हम लोग फेरल के सहारे भूकंप की तीव्रता का इंटेंसिटी को हम लोग उसका मेजरमेंट करते थे। उसके बाद आ गया आपका दोस्तों राशि। दूसरा जो है वो आ गया राशि स्केल, उसको क्या कहा जाने लगा? राशि कहा जाता था। तीसरा जो है आपका दोस्तों वो है मरकली। कौन सा दोस्तों? मरकली। ये जो मरकली है इसमें भी हम लोग का आधा अच्छा से इसका मतलब मेजरमेंट तो उस टाइम हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है उसका भी डेवलप होने लगा और अच्छा से स्केल का निर्माण होने लगा। इसमें एक्चुअली क्या होता था 1 से 12 तक का रीडिंग दिया हुआ रहता था आपका मरकली। और अभी जो यूज हो रहा है दोस्तों वो है आपका रिक्टर जो स्केल है, रिक्टर स्केल अभी भी हम लोग भूकंप को तीव्रता को मापते हैं। ऐसे हम लोग भूकंप मापी यंत्र का नाम को सिस्मोग्राफ कहते हैं, लेकिन स्केल के तौर पर हम लोग उसको रिएक्टर, कितना रिएक्टर का भूकंप किस आया उस टाइप से हम लोग उसका अंदाजा को मालूम करते हैं, पता करते हैं। तो इसमें भी जो ये होता है इसमें भी आपका 1 से 9 पहले था 1 से 9 पहले सबसे पहले 1 से 10 तक का स्केल हुआ करता था, अभी 1 से 9 तक ही मानते हैं, क्योंकि 1 और 2 को हम लोग उसको समाहित कर लिए हैं, 2 को एक ही मानते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देखें भूकंप मापी स्केल उसका तीव्रता को किस टाइप से मापा जाता है उसका अध्ययन के लिए हम लोग किस टाइप के स्केल यूज करते हैं, इस तरह से पहले के जमाने से अभी तक का। तो अभी जो मान्यता है अभी जो हम लोग को मापते हैं वो रिएक्टर स्केल के तौर पर ही हम लोग को भूकंप के झटके को महसूस उसका मापन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक चीज काफी आप लोग का एग्जाम में भी आने लगता है और एग्जाम में भी आप लोग को पूछता है कि 2 पॉइंट इस टाइप से पूछता है। एक होता है कि आइसोसिस्मोल लाइन है क्या चीज, एक बोलते हैं आइसोसिस्मोल लाइन किसे कहते हैं और उसका क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और होमोसिस्मोल लाइन क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आइसोसिस्मोल लाइन। सबसे पहले देखता हूं आइसोसिस्मोल लाइन। तो आइसोसिस्मोल लाइन यही है कि जहां पर हमारे भूकंप आते हैं वहां पर देखा जाता है समान तीव्रता वाले भूकंप कहां पर आई है और क्षति किस रूप में मोटा मोटी एक जैसा हुआ है। तो इसकी बात अगर करते हैं इसमें हम लिख सकते हैं समान तीव्रता वाले भूकंप या क्षति जहां पर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोसिस्मोल। मान लीजिए ये हम लोग का एक जगह है, ये है आपको उत्तराखंड जगह है, उत्तराखंड आपका ये जगह है। उसके बाद इसमें हम लोग का मान लीजिए भूकंप की तीव्रता 7 में मापी गई। उसके बाद एक जगह है मान लीजिए सिक्किम में, क्या है? सिक्किम में भी मान के चलिए इसमें भी भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई। इधर मान लीजिए आ गया आपका गुजरात वाला एरिया आ गया, गुजरात में भी जो भूकंप का तीव्रता है वो 7 आकी गई। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है? समान तीव्रता वाले भूकंप देखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये जो समान तीव्रता वाले भूकंप होते हैं जहां पर अलग अलग जगह का पॉइंट आउट किया जाता है उसी को हम इस तरह के जो लाइन बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोसिस्मोल लाइन के नाम से जानते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों कि आइसोसिस्मोल लाइन है क्या चीज।
एक और लाइन के बारे में होता है, एक होता है होमोसिस्मल लाइन। आइए जरा उसमें भी देखते हैं होमोसिस्मल लाइन क्या है। तो अभी देखते हैं होमोसिस्मल लाइन। होमोसिस्मल लाइन, तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, जैसे ही इसमें हम लोग का तीव्रता और के बारे में, समान तीव्रता के बारे में हम लोग को मालूम चल गया। इसमें क्या है, होमोसिस्मल का मतलब ये समान समय में अलग अलग जगह पे भूकंप की झटके महसूस किए जाएंगे। समान समय में, उसमें समान तीव्रता, इसमें क्या है समान समय में। ये मान लीजिए उत्तराखंड की ही बात करता हूँ, उत्तराखंड का ही बात करता हूँ, है ना। इसमें लिख देता हूँ उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये मान लीजिए हम इधर लिख देता हूँ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और इधर लिख देता हूँ मैंने गुजरात, गुजरात। तो इस टाइप से जो भूकंप आते हैं, तो मान के चलिए उत्तराखंड में सुबह के 6 बजे आपका भूकंप की झटका महसूस किया गया, तो आपका जम्मू कश्मीर में भी 6 बजे आपका भूकंप की झटका महसूस किया जाना होने वाला है, ये भी होना चाहिए। साथ ही साथ गुजरात में भी जो भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे वो 6 AM को ही होगा। तो इस तरह से ये पॉइंट इस तरह से कई तरह से आपका हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, उसको मिला के जो लाइन का निर्माण किया जाएगा, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या, होमोसिस्मल लाइन के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि होमोसिस्मल लाइन क्या है और आइसोसिस्मल लाइन क्या है। फिर से मैं एक बार समझा देना चाहता हूं, जब भी आइसोसिस्मल लाइन की बात की जाएगी, मतलब उसमें समान तीव्रता वाले भूकंप किस किस जगह में आया है, उसका बिंदु को मिलाने पर जो लाइन बनती है उसे कहा जाता है आइसोसिस्मल लाइन। अगर होमोसिस्मल लाइन की बात करता हूं, तो ये समान समय में, एक ही समय पे कहां कहां पर भूकंप आया है, उसकी लाइन को अगर पॉइंट आउट करके उसको मिला दिया जाएगा, यही हो जाता है होमोसिस्मल लाइन। तो आई होप दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि भूकंप कैसे आती है, उसका पूर्वानुमान कैसे किया जाता है, उसके कौन कौन सी पेटियां हैं, उसका कारण क्या है, उसके विनाशी का कारक होने का क्या कारण है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग भूकंप की सारी घटनाओं को, छोटी मोटी घटनाओं को अच्छी तरह से समझ लिए, और आशा करता हूं आप सभी भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। Thank you watching for this video.